1947 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली में वक्त बिखरा हुआ था, तब एक आदमी ने ऐसा सफर तय किया जिसने आने वाली कार्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये व्यक्ति एंजो फेरारी थे, जिन्होंने फाइनेंशियल मसले और लिमिटेड एजुकेशन के बावजूद फेरारी कार बनाई, जो आज दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से एक है। बिजनेस कहानी के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। अपने इंजन को तेज करें और तैयार हो जाएं एक अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम इस एनिग्मेटिक आदमी की कहानी में खो जाएंगे, जो सभी संकट को पार करके तेज और शक्ति के साथ जुड़ गए। अंत तक देखिए कि उनकी इच्छा ने इंसान की संभावनाओं की सीमाओं को कैसे बढ़ाया। एंजो फेरारी की जिंदगी की कहानी सच में फिल्मी है। उनकी पैदाइश की कहानी भी किसी ड्रामे से कम नहीं थी। कहा जाता है कि एंजो 18 फरवरी 1898 को मोडेना, इटली में पैदा हुए थे, लेकिन एक जबरदस्त तूफान ने उनके पिता को मजबूर किया कि वो इसको एक दिन के लिए स्थानिक रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज करने से टाल दें। इस तरह एंजो की पैदाइश की तारीख बर्थ सर्टिफिकेट पर ऑफिशियली तौर पर 20 फरवरी दर्ज की गई। एंजो फेरारी के माँ बाप का नाम अल्फ्रेडो फेरारी और एडेलगिसा बिस्बिनी था। एंजो का एक बड़ा भाई था और एंजो घर में सबसे छोटा था। अल्फ्रेडो एक साधारण परिवार से थे, जो कैप्री के किराने की दुकान के मालिक के बेटे थे। उन्होंने अपने घर पर ही मेटल पार्ट्स बनाने के लिए एक कारखाना शुरू किया, जिसने फेरारी के वारिस की बुनियाद रखी। एंजो के बचपन में एजुकेशन की कमी थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। उनकी उम्र 10 साल थी जब वो 1908 में सर्क्यूटो डी ब्लोगना पहुंच गए, एक ग्रैंड पिक्स कार रेस में, जहां फेलिस नजारों की जीत ने उन पर गहरा असर छोड़ा और उनकी रेसिंग की जुनून की बुनियाद रख दी। वर्ल्ड वॉर 1 के मुश्किल वक्त में एंजो की जिंदगी भी मुश्किलात में गुजर रही थी। एंजो इटालियन फौज के 3rd माउंटेन आर्टिलरी रेजिमेंट में खिदमत दे रहे थे और उन्होंने जंग के खलबत को खुद देखा। 1916 में एक इटालियन फ्लू के फैलने से उसके परिवार पर भारी मुसीबत आई, जब उसके पिता और बड़े भाई दोनों इंतकाल कर गए। छोटे एंजो खुद भी इस वबा के दौरान सख्त बीमार हुए। उनकी तबीयत के इस हालत ने उन्हें फौजी खिदमत से मुक्त कर दिया और उस सफर की बुनियाद रखी जो बाद में मशहूर हो गई। अपने परिवार की कारपेंट्री कारोबार के गिरने के बाद एंजो ने कार इंडस्ट्री में काम ढूंढना शुरू किया। उनकी शुरुआती कोशिशें नकारात्मकों का सामना करती रहीं और ट्यूरिन में फिएट ने उन्हें इनकार कर दिया। तब उन्होंने मिलान के एक कार मैन्युफैक्चरर CMN के लिए टेस्ट ड्राइवर की अपॉर्चुनिटी पकड़ी। ये एक शानदार नौकरी नहीं थी। इसमें यूज ट्रक्स के बॉडीज को छोटी पैसेंजर कार्स में तब्दील करना शामिल था। फेरारी का काम CMN में वक्त के साथ तब्दील हुआ। उन्हें एक रेस कार ड्राइवर के तौर पर तरक्की मिली, जो उनकी जिंदगी का अहम लम्हा था। उनका पहला मुकाबला 1919 में परमापोगियो डी बरसीटो हिल क्लाइंब रेस में हुआ। 2.3 लीटर 4 सिलेंडर के एक कार में बैठे हुए उन्होंने खुद को 3 लीटर कैटेगरी में 4th नंबर पर पहुंचाया। इसी साल उन्होंने मशहूर टैरगा फ्लोरियो में भी शिरकत की, लेकिन उनका सफर जल्दी खत्म हो गया क्योंकि फ्यूल टैंक से लीक हो गया था। एंजो ने मुश्किलात के बावजूद अपना सफर जारी रखा और 9th नंबर पर मुकम्मल किया। 1920 में फेरारी प्रेस्टीजियस अल्फा रोमियो की रेसिंग डिपार्टमेंट में एक ड्राइवर के तौर पर शामिल हो गए, जिससे उन्होंने एक शानदार सफर की इब्तिदा की। 1923 में उन्होंने मुश्किल सेवियो सर्किट को तय किया और रवेना में अपनी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत हासिल की। उनकी ऊंचाइयां 1924 में आई, जब उन्होंने 3 जीत मनाई, जो रवेना, पोलेसाइन और पेस्कारा में कोपो अर्सरबो थी। लेकिन एक साल के अंदर अंदर फेरारी को अपनी शख्सियत पर होने वाले दुख भुगतने पर मजबूर होना पड़ा, जैसे कि उनके अजीज रेस टीममेट्स उगो सिवोची और एंटोनियो अस्करारी का इंतकाल हो गया। ये नुकसान उन्हें तबाह कर गया और अपनी कबूली तारीफ के मुताबिक उनका रेसिंग के लिए जज्बा कमजोर होने लगा। पर उसी वक्त एंजो को एक नया शौक नजर आया। उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग के कारोबार वाले पहलू को अपना लिया, जिससे उन्होंने अपनी जिंदगी के अगले बाब के लिए तैयार किया। उनके बेटे अल्फ्रेडो, जिसे डीनो के नाम से जाना जाता है, उनकी पैदाइश के बाद 1932 में फेरारी ने अपने करियर को ड्राइवर के तौर पर खत्म करने का फैसला किया। उनकी तवज्जो अल्फा रेस कार्स को चलाने और बेहतर बनाने की तरफ मुड़ी, जो आखिर में मशहूर ड्राइवर्स जैसे कि गुस्पीस कैम्पेरी और टेजियो नुवोलेरी के साथ एक रेस टीम बनाने तक पहुंची। इस कोड को स्कूडेरिया फेरारी के नाम से जाना गया, जिसकी कामयाबी का शुमार अल्फा रोमियो P3 गाड़ियों और नुवोलेरी जैसे उस्ताद ड्राइवर्स के अनोखे हुनर के लिए था। फेरारी ने अपने ड्राइविंग करियर को 41 ग्रैंड प्रिक्स में से 11 जीतों के साथ मुकम्मल किया। इस दौरान उनकी टीम की कार्स पर आइकॉनिक प्रेंसिंग हॉर्स लोगो लगा। इस निशान के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। इस निशान को पहली बार पहनने वाला एक इटालियन फाइटर पायलट था, जिनका नाम फ्रांसेस्को ब्राका था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब ब्राका आसमान में उड़ा, उनकी मां ने उन्हें एक नेकलेस दिया था जिसमें एक प्रेंसिंग हॉर्स था, मगर अफसोस एक ऑस्ट्रियन प्लेन ने उन्हें गिरा दिया और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस याद में एंजो ने प्रेंसिंग हॉर्स को अपनी रेस टीम का निशान बनाया। बाद में ये मशहूर फेरारी शील्ड बन गया।
इस निशान का पहला जिक्र अल्फा रोमियो पर हुआ और ये 1947 तक फेरारी पर नजर आया। इस निशान को तेजी, कुव्वत और स्टाइल का सिंबल समझा जाता है और ये फेरारी की विरासत को अब भी दर्शाता है। अल्फा रोमियो ने फेरारी के रेसिंग टीम के साथ पार्टनरशिप का फैसला किया, जिसने तारीख के एक अहम बाब को मार्क किया। लेकिन 1933 तक फाइनेंशियल मसलों की वजह से उनकी कोलैबोरेशन पर खतरा आया और उनकी पार्टनरशिप खत्म होने लगी। तकदीर की पलट में पायरेली इन्वेंशन ने फैसला उलट दिया और स्कूडेरिया फेरारी ने नए जोश का सांस लिया। हालांकि स्कूडेरिया के ड्राइवर्स कमाल के थे, लेकिन उन्होंने खुद को ऑटो यूनियन और मर्सिडीज के डोमिनेंट ताकतों के मुकाबले में पाया। ये दौर जर्मन मैन्युफैक्चरर्स के लिए था, लेकिन स्कूडेरिया फेरारी ने अपनी इस्तकामत और हुनर के साथ 1935 में जर्मन ग्रैंड प्रिक्स में उन्हें उनके अपने इलाके में हरा दिया। 1937 में मामलात ड्रामेटिक मोड पर आए। स्कूडेरिया फेरारी को डिसॉल्व कर दिया गया क्योंकि अल्फा रोमियो ने एक नए इंटरनल रेसिंग डिपार्टमेंट को कायम किया। एंजो खुद अल्फा रोमियो की रेसिंग टीम के साथ वापस आ गए, जो अब अल्फा कोर्स के नाम से जानी जा रही थी, लेकिन कंट्रोल में शिफ्ट आ गया और अल्फा मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। इस वजह से एंजो और अल्फा के बीच डिसएग्रीमेंट्स आए और एंजो ने अपनी अलग राह पर चलने का फैसला किया। 1939 में उन्होंने ऑटो एवियो कोस्ट्रीजियोनो तश्कील दी, एक कंपनी जो दूसरे रेसिंग टीम्स को पार्ट्स फ्राहम करने में माहिर थी। लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त थी, जिसकी वजह से उन्होंने कार रेसिंग या कार बनाने को 4 साल तक नहीं किया। एंजो फेरारी के जज्बात फिर भी नाकाबिले शिकस्त थे। 1940 में उन्होंने कानून को चैलेंज किया और रूल्स तोड़ दिए और 2 कार्स माइल मिगलिया के लिए तैयार की। इन कार्स को अल्बर्टो अस्करी और लोटेरियो रेगोनी ने चलाया। वर्ल्ड वॉर 2 के साथ कुछ सख्त मुश्किलात आई। मुसोलिनी की फैसिस्ट हुकूमत में फेरारी के प्लांट्स को जंग के माल बेचने के लिए मजबूर किया गया। जब एलाइड बॉम्ब्स ने एंजो के मोडेना प्लांट को तबाह कर दिया तो उन्होंने उसे मेरालेनो शिफ्ट कर दिया। जंग खत्म होने पर बहादुर फेरारी ने एक फैसला लिया जो तारीख की राहत बदल देता है। 1947 में उन्होंने फेरारी एसपीए तश्कील दी, जो नए दौर की शुरुआत का इशारा था। एंजो फेरारी अपने मुख्तलिफ अल्फा रोमियोस का सामना करने के लिए तैयार थे। उनकी टीम की पहली ओपन व्हील्स रेस ट्यूरिंग में 1948 में हुई। इसी साल के पतझड़ में उन्होंने लेक गार्डा के किनारे पर पहली जीत का मजा लिया। इसका असर 1949 में 24 आवर्स ऑफ ली मैंस पर सबसे ऊंचा था, जब एक फेरारी 166 mm जो कि लुइगी चिनेटी और पीटर मिचेल थॉमसन ने चलाई और जीत गई। अगले साल फेरारी ने अभी तश्कील दी गई ड्राइवर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जो उसकी तारीख के दौरान हमेशा मौजूद रही। एंजो की ड्रीम फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप 1951 में पूरी हुई, जब होजे फ्रोलिन गोंजालेस ने सिल्वरस्टोन पर जीत हासिल की। अल्फेटा 159 के खिलाफ मुखालफत शदीद थी और कहा जाता है कि एंजो अपनी टीम की जीत पर बच्चों की तरह रोया। इस इवेंट ने अगले कुछ सालों के लिए उनकी टीम के लिए जीत की तरफ एक ट्रेंड शुरू किया। फेरारी ने 1953 में इंडियानापोलिस 500 की दुनिया में भी कदम रखा। फॉर्मूला 1 में रेसिंग के लिए उनकी कंपनी ने स्पोर्ट्स कार्स बेचने का आगाज किया, एक कदम जो उनकी माली मजबूती को मजबूती देने के साथ साथ उन्हें रेसिंग ट्रैक पर उनका नाम बनाने में मददगार साबित हुआ। माइल मिगलिया रेस में हिम्मत और जज्बात से भरपूर रहने के फैसले ने उन्हें नई जीत हासिल करने का मौका दिया और सरहदों पार पहुंचाया। माइल मिगलिया के दुश्मनाना माहौल और अवामी जुलूस ने एक खतरनाक सिलसिला बनाया, जो आखिर में बड़ी मुसीबत ले आया। 1957 में गुडिज़ोलो शहर के करीब तबाहकारी ने हादसे का शिकार किया, जब अल्फोंसो डी पोर्टेगो एक फेरारी 335S चला रहे थे, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी। दिल तोड़ने वाले लम्हे में कार के टायर्स फट गए और ये सड़क के किनारे खड़ी लोगों की जमात से टकरा गई। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब थे। इस क्रैश ने सिर्फ डी पोर्टेगो की जान नहीं ली, बल्कि उसके को ड्राइवर और 9 स्पेक्टेटर्स की भी जान ली। उन 9 स्पेक्टेटर्स में से 5 बच्चे थे। ये एक बहुत अफसोस वाला दिन था। एंजो ने लंबी जारहाना जुर्म की सजा में अपनी तरफ देखा। उन्होंने एंगलबर्ट के साथ, जो टायर मैन्युफैक्चरर था, कत्लो गारत के चार्जेस फेस किए। कानूनी जंग 1961 तक चलती रही, जब इसे आखिरकार डिसमिस किया गया। इस सिलसिले में एंजो को खौफ था कि मोटर स्पोर्ट्स को इटालियन प्रेस में किस तरह दिखाया जा रहा है और उन्होंने फैसला किया कि कदम उठाए जाएं। उसी साल उन्होंने लुइसियानो कोंटी की ताकतवर पेशकश ऑटो स्प्रिंट की तश्कील को सपोर्ट दी। लेकिन रेसिंग के मजबूत शोलाए ने सिर्फ मैगजीन को सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि वो एक मुसलसल मवाद शयान बन गए, जो मोटर स्पोर्ट्स के आसपास का ख्याल सख्त करने के लिए अपना असर डाल रहे थे। 1962 तक एंजो के जज्बे के साथ साथ उनके मैनेजरियल अंदाज भी उन्हें मशहूर करने वाले थे। दूसरा हिस्सा उसके ऑर्गेनाइजेशन के सफों में इंतहाई अफराद में तफरीक पैदा कर रहा था। गिरोलेमो गार्डिनी, सेल्स मैनेजर और दूसरे अहम शख्सियात, फेरारी को छोड़कर दूसरे कार मैन्युफैक्चरर और रेसिंग टीम ऑटोमोबिली टूरिस्मो स्पोर्ट, जो ATS के नाम से मशहूर था, उसकी तश्कील की। लेकिन वो यहीं पर रुक गए।
ब्लोगना में बेस करके और मालिक के जरिए काउंट जियोवेनी वोल्पी के साथ एटीएस ने अपनी नजर फेरारी के स्टार परफॉर्मर्स को भेजने पर जमाई थी। इस रुखसत जो अक्सर ग्रेट वॉकआउट के तौर पर याद की जाती है, एंजो के लिए और भी ज्यादा मुश्किल समय पर नहीं हो सकता था, जिसका जवाब उन्होंने इस तरह दिया कि उन्होंने अपने फॉर्मूला 1 कार्स को चलाने के लिए जूनियर इंजीनियर्स को प्रमोट किया। कंपनी एक नए 250 बेस्ड मॉडल की तश्कील में थी, जिसका नतीजा अब तवक्को में था, लेकिन फेरारी इस चैलेंज से नहीं हटा। उनका हिम्मत से काम होने वाला था। मिड इंजन टीनो रेसर्स ने मारो फोर्गिरी के जेर कब्जा 250 पार्ट 250P के लिए बुनियाद रखी। 1964 में दुनिया का टाइटल फेरारी के पास लौट आया, जब जॉन सुर्टीस ने जिम क्लार्क और ग्राहम हिल के साथ कशमकश में जीता। डीनो रोड कार्स तेजी से बिकते रहे और दूसरे मशहूर मॉडल्स जैसे कि 275 और डेटोना आने वाले थे। इसी दौरान एटीएस ने 1963 में मुश्किल फॉर्मूला 1 कैंपेन का सामना किया, जहां उनके दोनों कार्स 5 रेसर्स में 4 दफा रिटायर हो गए। इसी साल के एंड तक एटीएस की तश्कील का भी तबादला हो गया। एंजो कभी भी अच्छा वक्त ज्यादा अरसा एंजॉय नहीं कर पाता था। 1960s के आखिरी दौर में उन्हें और उनकी अजीज कंपनी को नए मसाइल का सामना करना पड़ा। एक से ज्यादा कैटेगरीज में रेस करना उनकी मौजूदा माली मसाइल को और भी बढ़ाता था। ये सब तब हो रहा था जब रोड कार प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए सख्त सेफ्टी और इमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए इजाफी दबाव था। इस बेसकून माहौल में रेसिंग के मशहूर चौलाई ने एक मुनासिब बिजनेस पार्टनर ढूंढना शुरू किया। एंजो ने 1969 में एक बड़ा फैसला किया, जब उन्होंने फियाट एसपीए को अपने बिजनेस का 50% हिस्सा बेच दिया। लेकिन ये पार्टनरशिप कंडीशंस के साथ थी। एंजो चाहता था कि वो खुद रेसिंग ऑपरेशंस पर पूरी तरह हुकूमत रखे, ताकि वो अपनी बुनियादी विरासत पर कब्जा रख सके। बदले में फियाट ने उनके मैरालानो और मोडेना प्रोडक्शन प्लांट्स के लिए बुलंद फाइनेंशियल मदद फ्राहम की। फियाट ने फेरारी के शेयर में 1965 में एक छोटे से हिस्से से शुरू करके अगले 30 सालों पर उस पर कब्जा कर लिया, जिससे कंपनी को एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में तब्दील कर दिया गया। तकदीर के तेवर बदलते रहे और एंजो ने 1971 में रोड कार डिवीजन के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर छोड़ने का फैसला किया। इस काम को लुका कोर्टेरो डी मोंटेसिमोलो को दिया गया, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर और फॉर्मूला 1 टीम के बॉस बन गए। जब मोंटेसिमोलो 1992 में फेरारी के प्रेसिडेंट बने, तो ये मशहूर ब्रांड के लिए एक नए दौर की इब्तिदा थी, जो 20 साल तक कायम रहेगी। एंजो फेरारी की मैनेजमेंट रेसिंग ट्रैक पर जीत के तौर पर मशहूर हो गई। उनके शौक ने अक्सर ड्राइवर्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था, लेकिन एक जिद्दी मालिक के पोशीदा होने के पीछे उनका वो शौक था जिन्होंने अपनी प्यारी गाड़ियों के फाइन तफसीलात को समझा था। एंजो गहराई से मख्फी शख्स थे और अपनी प्राइवेट जिंदगी को राज की चादर में छुपाया। वो किसी से कुछ भी कहने की बजाय अपनी पुरअसर जिंदगी की खामोशी को पसंद करते थे। उनकी मौजूदगी मोन्जा के प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स में मिलान के करीब रेसिंग के दिलो दिमाग में हमेशा मुबाशरत होती थी। उन्होंने हवा से सफर के कशमकश से बचना पसंद किया और जमीन पर कयाम करना उनका शौक था। 1923 में एंजो ने लोरा डोमेनिका गैरेलो से शादी की। ये रिश्ता तब तक जारी रहा जब तक लोरा का इंतकाल नहीं हो गया। उनके बेटे अल्फ्रेडो डाइनो एंजो के वारिस के तौर पर तैयार किया गया था फेरारी की विरासत को जारी रखने के लिए। मगर अफसोस के साथ डीनो को मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी लगी और वह 24 साल की कम उम्र में इस बीमारी का शिकार हो गए। एंजो फेरारी की जिंदगी की एक और सच्चाई थी। एंजो का लीना लार्डी के साथ अफेयर और उनका बेटा, जिसका नाम पीरो था। वो एक ऐसा दौर था जब इटली में तलाक मना थी, इसलिए पीरो को एंजो के बेटे के तौर पर पहचाना जा सकता था जब तक उनकी बीवी लोरा की वफात न हो गई। पीरो, जो फेरारी कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं, उनका 10% शेयर ओनरशिप है, जो एंजो की जिंदगी के मुश्किल सफर की एक गालिब दास्तान का सबूत है। एंजो फेरारी की डेथ 1998 में हुई, लेकिन उनका बेमुतमईन जज्बा एक ब्रांड की कहानी को शेप करने के लिए मजबूती से जारी रहा, जो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स को तराशने वाला नहीं था, बल्कि जुनून, फैसला और उस्तादगी की इम्तिहान को आगाज करने वाला था। याद रखें, आप कहीं से भी आए हों और आपके सामने किसी किस्म की रुकावटें भी हों, तब भी आपको अपने ख्वाब पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंजो फेरारी की जिंदगी इसकी एक दास्तान है। अपने पैशंस के पीछे भागते रहें और उस्तादगी की तरफ जारी रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले मौके तक एंजो की कहानी आपके सफर पर एक रहनुमा सितारा बनकर रहेगी। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।